उदयपुर, राजस्थान। रघुवंशी पैलेस। आवाज सुनते ही रिदम ने मिरांज के पीछे देखा। सामने अभिराज खड़े थे जो कि इस वक्त मिरांज की तरफ घूर रहे थे। वही मिरांज की नजरें रिदम के चेहरे की तरफ थी। रिदम धीरे से बोली, दूर हो तुम। मिरांज उसके दोनों तरफ टेबल पर हाथ रखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही रिदम ने एकदम से अपनी नजरें मिरांज की तरफ की। वो कुछ बोलती कि तभी अभिराज फिर से चिल्लाकर बोले, मैंने कुछ पूछा, यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है? ये सुनते ही मिरांज कुछ पल रुका और फिर एकदम से मुड़कर बोला, क्या प्रॉब्लम है दादाश्री? आंखें खराब हो गई है या फिर मुंह ज्यादा चलने लगा है आपका जो दिख नहीं रहा है, या फिर भी फालतू में मुंह से कुछ भी निकल रहा है? अभिराज मिरांज को घूरते हुए बोले, बदतमीज कहीं के, मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर, खुलेआम कहीं भी कुछ भी कर रहे हो तुम। ये घर है तुम्हारा, मुंबई वाला अपार्टमेंट नहीं। मिरांज अभिराज की तरफ पूरी तरह से मुड़कर बोला, बिलीव मी दादाश्री, अगर ये मेरा अपार्टमेंट होता तो आप जो देखी थी ना, आपकी आंखों से आंसू आ जाते। ये सुनते ही रिदम ने हैरानी से मिरांज को देखा और फिर उसने अभिराज को देखा जो गुस्से से लाल हो रहे थे। अभिराज कुछ बोलने की तभी साहित्य वहां पर आकर बोला, क्या चल रहा है यहाँ पर? दादू इतने गुस्से में क्यों हो? अब क्या किया मिरांज ने? बोलते हुए साहित्य ने एक नज़र मिरांज को देखा और फिर अभिराज को। अभिराज साहित्य को देखकर गुस्से में बोले, तुम्हारा भाई है ना, समझ लो, इसकी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इसे इतनी बदतमीजी करनी है तो जहां से आया वहां वापस चला जाए। मिरांज छत से बोला, मैं तो जाने का वेट कर रहा हूं दादाश्री, आप नहीं भी बोलोगे तो भी जाऊंगा। अब वो क्या है ना कि आपके खानदान के चक्कर में अपना धंधा तो नहीं छोड़ सकता इंसान। अभिराज मिरांज को घूरते हुए बोले, बदतमीज कहीं का, शिवम का कॉल आया था मुझे, रिदम को मिलने के लिए बुलाया उसने, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। रिदम बेटा एक बार शिवम से बात कर लेना, बोलकर उन्होंने मिरांज को एक नज़र घूरा और फिर वहां से चले गए। साहित्य मिरांज की तरफ मुड़कर बोला, क्यों परेशान करते हो, तुम जानते हो ना कि वो भड़क जाते हैं। मिरांज अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बोला, बिग ब्रदर, मैंने परेशान नहीं किया। ओके, तुम्हारे ग्रैंडफादर के दिमाग में लड़ाई करने का सुरूर चढ़ा था, तो मैं उनका सुरूर उतारने की कोशिश कर रहा था, या कह सकते हो कि बढ़ावा दे रहा था। साहित्य लाचारी से बोला, यू नो वॉट, तुम्हारे और दादू के चक्कर में ना मैं किसी दिन गंदा वाला फंसूंगा। रिदम अचानक से बोली, फंसे हुई तो तुम अभी भी हो। ये सुनते ही मिरांज ने एक बार तिरछी नज़र से रिदम को देखा और उससे बोला, तुम्हें बहुत आइडिया है प्रिंसेस की साहित्य फंसा है या नहीं? रिदम डाइनिंग टेबल से उतर कर बोली, क्योंकि मुझे पता होता है। साहित्य, तुम अपने भाई को हैंडल कर, मैं जा रही हूँ, मुझे मेरे भाई से बात करनी है। बोलकर वो साहित्य को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर वहां से चली गई। ये देखते ही मिरांज के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई, पर उसने कुछ कहा नहीं। साहित्य मिरांज के पास गया और उससे बोला, वाई आर यू स्माइलिंग लाइक दिस? मिरांज सरकास्टिकली बोला, क्योंकि मेरी बॉडी, मेरा मुंह, मेरे एक्सप्रेशन सब कुछ मेरा है। मैं चाहूँ तो स्माइल करूँ, चाहूँ तो गुस्सा करूँ, मेरी मर्जी है ना बिग ब्रदर। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, ओके, जो करना है करो, पर मेरी एक बात गौर से सुनो। मुझे गौतम ने मैसेज किया, उसने बोला कि तुम्हें मुंबई जाना है और तुम मुंबई जा नहीं रही क्योंकि तुम तो वैसे भी यहाँ पर नहीं रहना चाहते। तो मिरांज बीच में बोला, यहाँ पर रुकने की एक वजह है मेरी प्रिंसेस। साहित्य कंफ्यूजन से बोला, तो रिदम तुम्हारे साथ जा सकती है, तुम उसे लेकर जाओ, और वैसे भी उसका काम खुद मुंबई में है, वो यहाँ नहीं रह सकती। मिरांज कुछ पल रुककर बोला, बिग ब्रदर, वो क्या है ना कि मेरी प्रिंसेस थोड़ी जिद्दी, एक्चुअली बहुत जिद्दी है, तो उसके दिमाग में एक जिद चल रही है, उसे तोड़ दूं, फिर मैं खुशी खुशी उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा, तब तक तुम शांत रहो। बोलकर वहां से चला गया। साहित्य खुद से बोला, इनके जीवन के लफड़े मुझे समझ में क्यों नहीं आते? बोलकर उसने सर हिला दिया और वो जैसे ही मुड़ा उसकी नज़र एकदम से अनामिका की ओर चली गई जो कि उसकी ओर ही आ रही थी। अनामिका साहित्य के सामने रुककर बोली, मुझे एक हफ्ते के लिए मेरे घर पर जाना है, तो मैं बस तुम्हें बता रही थी कि मैं जा रही हूँ। साहित्य एकदम से बोला, बिना बताए भी जाती तो भी मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा था। अनामिका उसे घूरते हुए बोली, लिसन मिस्टर साहित्य रघुवंशी, तुम सबके चक्कर में वैसे भी मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। अब ऐसी बातें करके ना मुझे ये रियलाइज मत करवाओ कि मुझे तुम्हें डिवोर्स देना चाहिए। साहित्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दे दो, मैं तो चाहता हूँ, दे दो। बोलकर वो वहां से चला गया। अनामिका खुद से बोली, व्हाट द हेल, एक तरफ वो रिदम, दूसरी तरफ वो मिरांज, और तीसरी तरफ ये साहित्य, सबके सब एक जैसे।
सबके बीच में मैं कहाँ से फंस गई। वही रिदम सीधे बेडरूम में गई और उसने अपना फोन उठाया। उसने देखा कि शिवम के लगभग 10 मिस्ड कॉल्स आए थे उसे। रिदम ने जल्दी से शिवम को कॉल किया और बोली, सॉरी भाई, मैं बाहर थी इसलिए कॉल नहीं उठा पाई। मैं फ़ोन ले जाना भूल गई। व्हाट हैपेंड? आपने मुझे इतने कॉल क्यों किया? दूसरी तरफ से शिवम बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, डेली कॉल करना पड़ेगा। तुम जिसके साथ हो मुझे उस पर विश्वास नहीं है। ओके। रिदम इरिटेशन भरी आवाज में बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, 22 साल की हूँ। शिवम बोला, तुम अभी तक बच्ची ही हो। रिदम मुंह बनाते हुए बोली, जब आपको बच्ची मानना है तो बच्ची मानो, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती। वेल। शिवम बीच में बोला, मुंबई कब जा रही हो तुम? रिदम कुछ पल रुक कर बोली, आप ये क्यों पूछ रहे हो? शिवम अचानक से बोला, क्या मतलब? ये क्यों पूछ रहा हूँ, तुम्हारी जॉब है ना, वहाँ पर जॉब कंटिन्यू करनी है कि नहीं? छुट्टी तुमने 10 दिन की ली थी, राइट? 1 महीने की नहीं, और 10 दिन आज ही पूरे हुए हैं। जाना है तुम्हें, राइट? रिदम कुछ पल रुक कर बोली, वो एक्चुअली अभी मेरा जाने का मूड नहीं है। शिवम हैरानी से बोला, What do you mean by मूड नहीं है? लिसन रिदम सिसोदिया, अगर तुम अपने करियर को लेकर कोई लापरवाही करने वाली हो तो दिस इज वेरी बैड। मुझे लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। और अगर ये सब मिरांज के चक्कर में। रिदम बीच में बोली, उसके चक्कर में कुछ भी नहीं है। ओके। आप चाहते हो कि मैं मुंबई जाऊं, मैं चली जाऊंगी, अपनी जॉब मुझे भी प्यारी है। शिवम गहरी सांस लेकर बोला, ओके, जब भी निकलना हो मुझे बता देना, एक बार तुमसे मिलना है। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रिदम बेड पर बैठते हुए बोली, इस मिरांज रघुवंशी ने मुझे चैलेंज किया था। इसका चैलेंज पूरा हो रहा है। मेरा भाई खुद मुझे कह रहा है कि मैं मुंबई जाऊं, जाना तो है। मैंने क्या सोचकर उसे चैलेंज दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, जाना तो पड़ेगा मुंबई। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। तभी एक आवाज आई, जो तेरे सुरूर में मैंने कुछ भी कर जावा, जो तेरे इश्क में मैं हद से भी आगे बढ़ जावा, जो तेनू मैं कितना प्यार कर की मैं तेनू की बतावा। ये सुनते ही रिदम ने एकदम से मिरांज को देखा, जो कि उसकी तरफ ही आ रहा था। रिदम खड़ी होकर बोली, तुम्हारे नए गाने के लिरिक्स है। मिरांज उसके सामने रुककर बोला, वाह प्रिंसेस, तुम्हें सब कुछ पता होता है। तुम्हें पता है कि इस गाने के अनाउंसमेंट किए हुए मुझे 1 महीना हो चुका है। लिरिक्स रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस एक बार मुंबई जाकर रिकॉर्डिंग करनी है, एक म्यूजिक वीडियो बनाना है, देन लॉन्च होगा। रिदम कुछ पल रुककर बोली, मुझे पता था कॉज मैं तुम्हें फॉलो करती थी। मिरांज उसके चेहरे पर झुककर बोला, करती थी का क्या मतलब? रिदम बिना किसी भाव के बोली, क्योंकि अब तुम मेरी नज़रों से गिर गए हो तो तुम्हें फॉलो क्या करना, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। मैं मुंबई जाऊंगी। बोलकर वो वहां से जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी मिरांज ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपनी तरफ घूम लिया। रिदम हैरानी से मिरांज की आंखों में देखने लगी। तभी मिरांज सरकास्टिकली बोला, व्हाट हैपन प्रिंसेस? खुशी से चैलेंज कर रही थी तुम मुझे कि नहीं जाना तुम्हें मेरे साथ मुंबई, देन व्हाट? रिदम धीरे से बोली, लिसन, वो मजाक था, मैं सीरियस नहीं थी। मैंने आगे पीछे नहीं सोचा, पर तुम्हें और मुझे हम दोनों को पता है कि मुंबई जाए बिना कोई नहीं रह सकता। I mean, मेरा काम मुंबई में है, तो मैं जाऊंगी। अब तुम मेरा हाथ छोड़ो। मिरांज ने एकदम से रिदम को घुमाया जिस वजह से उसकी पीठ मिरांज के सीने से लग गई। मिरांज झुककर रिदम के कान में बोला, नो, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बोलते हुए उसने अपने होठों को हल्का सा रिदम के कान से टच किया और फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसकी इस हरकत पर रिदम की पूरी बॉडी में गूसबम्स आ चुके थे और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रिदम हकलाते हुए बोली, छोड़ो मुझे मिरांज प्लीज। मिरांज एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी खुशबू ऐसी है कि तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता प्रिंसेस, कभी नहीं। बोलते हुए उसने रिदम के ऊपर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर दी थी। मिरांज का एक हाथ रिदम के कंधे से होते हुए दूसरे कंधे तक था और वही दूसरा हाथ उसने रिदम के पेट पर रखा हुआ था। रिदम पूरी तरीके से उसकी पकड़ में थी। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। मिरांज के होठ रिदम के कान से होते हुए उसके कंधे तक आ चुके थे। रिदम धीरे से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम मिरांज? मिरांज फुसफुसा कर बोला, नथिंग सीरियस प्रिंसेस, पर फिर भी तुम्हारा दिल बहुत सीरियस ले रहा है, राइट? ये सुनते ही रिदम ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें शोर कर रही थी। तभी मिरांज ने झटके से रिदम को वापस अपनी तरफ घुमाया। जिंदगी की शाख से लून,
कुछ हसीन पल में चुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। मिरांश ने रिदम के सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, कितनी भी कोशिश कर लो प्रिंसेस, तुम्हारा दिल कुछ और चाहता है और तुम हमारा दिमाग कुछ और। पता है क्या होता है दिल और दिमाग की जंग में? हमेशा दिल जीतता है। अगर मेरा दिल जीत गया तो तुम्हारा दिल तो क्या ही चीज़ है। तुम्हारा दिमाग कभी भी दिल को रोक नहीं पाएगा। ये सुनते ही रिदम गौर से उसकी आंखों में देखने लगी। जो भी जितने पल जीऊं, उन्हें तेरे संग जीऊं। जो भी कल हो, अब मेरा उसे तेरे संग जीऊं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं। चाहे जो हो रास्ता, उसे तेरे संग चलूं। रिदम धीरे से बोली, तुम मुझे कंफ्यूज करना बंद करो। और मिरांश बीच में बोला, मिरांश रघुवंशी कंफ्यूज नहीं करता। तुम्हारी आंखों के सामने फैक्ट्स रख रहा हूं प्रिंसेस, ध्यान से देखो सब समझ जाओगी। बोलकर उसने थोड़ा सा आगे बढ़कर रिदम के होठों के कोने पर हल्की से किस की और फिर उसे छोड़कर 2 कदम पीछे हट गया। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। मिरांश धीरे से बोला, प्रिंसेस जाएगी कहाँ? जाते जाते मिरांश रघुवंशी की कैद में ना सही पर मोहब्बत की जंजीरों से बंधेगी जरूर, है ना प्रिंसेस? नहीं मानेगी तो भी क्या, एक न एक दिन तुम खुद समझ जाओगी। बोलकर वो तिरछा मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही रिदम एकदम से बेड पर बैठ गई और वो मिरांश की बातों के बारे में सोचने लगी। वहीं दूसरी तरफ साहित्य उस डिजाइनर से मिलना चाहता था जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, जिसने गलती से उसके और मिरांश के आउटफिट को चेंज किया था। इस वक्त साहित्य अपने स्टडी रूम में था कि तभी उसके पास उसका असिस्टेंट देव आया। देव साहित्य को देखकर बोला, सर वो डिजाइनर इंडिया में है ही नहीं। मैंने बुटीक से लेकर के हर जगह पता करने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो कहीं गायब हो गया है। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, हाउ इज दिस पॉसिबल देव? अगर सब कुछ नॉर्मल है, एक मिस्टेक है नो, उस डिजाइनर को थोड़ा बहुत डर लगा होगा, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कहीं गायब हो जाए। देव कुछ पल रुक कर बोला, सर मेरी बात आपको शायद बुरी लगे, पर आपके भाई मतलब मिरांश रघुवंशी ने। साहित्य बीच में बोला, शट अप देव, गलत इंसान पर शक करने जा रहे हो तुम। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, कोई गलती की होगी। एक काम करो, पता लगाने की कोशिश करो और डिजाइनर को भी तो किसी ने हायर किया था ना यहाँ पर, उससे बात करो। मुझे वो डिजाइनर मेरी आंखों के सामने चाहिए। साहित्य की बात सुन देव ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सिर हिला दिया। रात का वक्त, रघुवंशी पैलेस। इस वक्त रिदम बेडरूम में बेड पर बैठी थी और वो अपने हाथ में लिस्ट चेक कर रही थी। उसने ऑलमोस्ट सारा सामान पैक कर लिया था और अब एक बार सारी लिस्ट चेक करने का काम रह गया था ताकि कुछ छूट न जाए, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था कि अब वो उदयपुर कब आएगी। रिदम सारा सामान एक नज़र देखकर बोली, सब कुछ तो पैक कर लिया, अब कुछ भी नहीं रह गया। तभी सामने से एक आवाज आई, तुम मेरे बिना जाने की प्लानिंग कर रही हो प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम ने मिरांश को देखा और उससे बोली, मैं अकेले आ जा सकती हूँ, तो तुम खुद आ जाना, ओके। बोलकर उसने अपना बैग साइड में रखा और फिर बेड से खड़ी होकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी मिरांश ने रिदम का हाथ पकड़ा और उसके सामने आकर बोला, ना प्रिंसेस, ऐसे नहीं करते, दिस इज वेरी बैड। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, क्या चाहते हो तुम? चैलेंज किया था तुमने, जीत भी गए तुम, अब क्या चाहिए? कर तो रही हूँ सारी पैकिंग अब। मिरांश बीच में बोला, पैकिंग तुम्हारी हुई है प्रिंसेस, मेरी नहीं हुई है। अगर मेरे बिना जाने के बारे में सोच रही हो तो गलत सोच रही हो। मैं तुम्हें इस पैलेस से निकलने नहीं दूंगा, यू नो वॉट आई मीन। रिदम धीरे से बोली, तुम ऐसे मुझे बात बात पर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मिरांश ने रिदम को झटके से अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ब्लैकमेल तो बहुत छोटा वर्ड है प्रिंसेस। मैं तो तुम्हें सीधे धमका रहा हूँ, कोशिश करके देख लो। इतना बोलकर मिरांश ने एक बार रिदम के गाल पर किस किया और फिर तिरछा मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया। रिदम कुछ पल रुककर बोली, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पैकिंग करूं? अभी करती हूँ। बोलकर उसने कुछ पल मिरांश को घूरा और फिर उसकी पैकिंग में लग गई। मिरांश वही वॉल से टिककर अपने दोनों हाथ बांधे रिदम को देखने लगा और यहाँ रिदम इरिटेशन में बिना कुछ सोचे समझे मिरांश के सारे कपड़े बैग में डाले जा रही थी। थोड़ी देर बाद रिदम ने जैसे ही बैग बंद करने की कोशिश की, वो बैग बंद ही नहीं हुआ। वो इरिटेशन भरी आवाज में बोली, व्हाट द हेल, अब इसे क्या प्रॉब्लम हो गई? मिरांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें हुई है प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम ने झट से मिरांश को देखा।
मिरांश ने रिदम को हक किया और उसके कंधे पर अपना चिन टिकाते हुए बोला, ऐसे बेमन से अगर तुम पैकिंग करोगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी प्रिंसेस। इसीलिए कहते हैं कि हर काम दिल लगाकर करना चाहिए, दिल लगाकर। बोलते हुए मिरांश अपना एक हाथ रिदम के दिल वाली जगह पर लेकर गया और वहां हाथ रखकर वो उसके दिल की धड़कनों को महसूस करने लगा। वही उसकी इस हरकत पर रिदम के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा शोर करने लगी थी। मिरांश अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, क्या चीज है ना प्रिंसेस ये रिदम? मिरांश रघुवंशी की रिदम से मेल खाती है, बहुत ज्यादा मेल खाती है। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, छोड़ो मुझे। ये सुनते ही मिरांश हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने रिदम को अपनी तरफ घूम लिया। मिरांश रिदम की आंखों में देखते हुए बोला, आई एम सो मच इन लव विद यू। ये सुनते ही रिदम एकदम से मिरांश की आंखों में देखने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोले क्या। मिरांश ने हल्का सा आगे बढ़कर रिदम की नोज पर किस किया और फिर अगले ही पल वो वहां से निकल गया। मिरांश के जाते ही रिदम ने एक राहत की सांस ली और धीरे से बोली, ये बातें ऐसी करता है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसकी बातों का रिप्लाई भी नहीं समझ आता मुझे। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया और फिर मिरांश की सारी पैकिंग दोबारा करने लगी। थोड़ी देर बाद गौतम से बात करने के बाद मिरांश वापस आया और उसने देखा कि रिदम बेड पर आराम से सो रही थी। मिरांश उसके बगल में लेटा और फिर रिदम की तरफ देखकर बोला, कल का दिन और फिर परसों की सुबह हमारी मुंबई में होगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नया फेज शुरू होगा प्रिंसेस, बी रेडी फॉर इट। आफ्टर ऑल मिरांश रघुवंशी की कैद का मतलब तुम्हें अब समझ में आने वाला है। बोलकर उसने रिदम को अपने पास खींचा और फिर उसे अपने सीने से लगाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह रिदम जब तक सोकर उठी तब मिरांश वहां पर नहीं था। रिदम चारों तरफ देखते हुए बोली, थैंक गॉड यहाँ पर नहीं है, वरना पक्का कोई ना कोई बात जरूर शुरू करता है और फिर मैं परेशान हो जाती। बोलते हुए वो तुरंत बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद रिदम फ्रेश होकर बाहर गई। तभी उसकी नज़र इवान पर चली गई, जो कि हॉल में बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा था। रिदम इवान के पास जाकर बोली, हे इवान, आप क्या कर रहे हो? बोलते हुए वो वही इवान के पास बैठ गई। इवान बिना रिदम को देखे उससे बोला, मैं गेम खेल रहा हूँ, मीर भाई ने मुझे ये दिया है। रिदम हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके, आपके मीर भाई कहाँ पर हैं? इवान कुछ पल रुककर बोला, मुझे नहीं पता, वो मुझे गेम देकर बाहर चले गए। बोलकर उसका सारा ध्यान वापस गेम पर चला गया। रिदम ने कुछ पल इवान को देखा और फिर वो उठकर बाहर चली गई। रिदम सीधे बाहर गार्डन में गई। तभी उसकी नज़र साहित्य पर पड़ गई, जो कि गार्डन में खड़ा था और कॉल पर किसी से बात कर रहा था। रिदम साहित्य के पास जाकर बोली, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। साहित्य ऑन कॉल बोला, मैं बाद में बात करता हूँ। बोलकर उसने कॉल कट किया और फिर कंफ्यूजन से रिदम को देखने लगा। रिदम कुछ पल रुककर बोली, आई एम सॉरी, वो रात को मैं तुमसे बहुत ज्यादा रूड हो चुकी थी उसी दिन, तो जब फॉरगेट इट ओके। साहित्य कुछ पल रुककर बोला, रिदम, तुम मुझसे सॉरी बोल रही हो और तुम भूल जाओ, ये दोनों चीज अलग होती हैं। रिदम आई रोल करते हुए बोली, तुम मेरी फीलिंग समझो ना। साहित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ और तुम्हें भी समझ रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे नाराज ही नहीं हूँ। रिदम मुंह बनाते हुए बोली, ओके, तुम्हारा भाई कहीं नहीं दिख रहा। साहित्य अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ? याद आ रही है मिरांश की? यही होगा, वो कहीं भी जाए, जब तुम याद करोगी तो आ ही जाएगा। उससे भी बड़ी बात, मिरांश रघुवंशी को खुद पता चल जाता कि उसकी प्रेजेंस की जरूरत कहाँ पर है, खुद टपक जाएगा। रिदम अचानक से बोली, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? मिरांश मेरे लिए जैसे बिहेव करता है पूरे टाइम, प्रिंसेस प्रिंसेस करता रहता है, तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ा? साहित्य कुछ पल रुककर बोला, शायद नहीं पड़ा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें अपने दोस्त की नज़र से देखा था। पार्टनर तुम बन जाती तो पता नहीं क्या इक्वेशन होती, बट आई डोंट नो, जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचना क्यों रिदम? ये सारी चीज अब मैटर नहीं करती। रिदम ने कुछ पल साहित्य को देखा और फिर उसने एकदम से आगे बढ़कर साहित्य को हक कर लिया। साहित्य रिदम की पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, डोंट वरी, हमारी दोस्ती पर कभी कोई बात नहीं आएगी। रिदम धीरे से बोली, बस यही चाहिए जिंदगी में, ज्यादा दोस्त नहीं है, जो है उन्हें खोना नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को हक दिए हुए खड़े थे कि तभी एक आवाज आई, वो व्हाट ए सीन, आई बिलीव अगर थोड़े से और इमोशन शो होते ना, तो लैला मजनू का रोल किसी एक्टर को देने की जगह तुम दोनों को मिल जाता।
ये सुनते ही रिदम झट से साहित्य से अलग हुई और उसने मिरांज को दिखा जो उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। साहित्य धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, इसे पता है कि इसकी प्रेजेंस कहाँ होनी चाहिए, आ गया। रिदम कुछ बोलती कि तभी मिरांज उन दोनों के सामने आकर रुका और फिर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, कितनी गहरी यारी दिख रही है, और ये यारी मेरी आंखों में ऐसे चुभ रही है जैसे गुलाब के कांटे हाथ में चुभ जाए। नाइस एग्जाम्पल राइट। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, क्या बोल रहे हो तुम? मिरांज अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोला, यही कि मेरा भाई मेरी प्रिंसेस से कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुका है और ये चीज मेरी आंखों में चुभ रही है। रिदम एकदम से बोली, और अगर तुम्हारी आंखों में चुभ रही हो तो मैं क्या करूं? साहित्य मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करूंगी। मिरांज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रियली तो करके दिखाओ। बोलकर उसने एकदम से रिदम का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और फिर साहित्य को देखकर बोला, बिग ब्रदर बात करनी है। साहित्य कुछ बोलता कि तभी रिदम चिल्ला कर बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर मिरांज रघुवंशी, तुम हर जगह अपनी मर्जी नहीं चला सकते। मिरांज सार्कास्टिकली बोला, तो क्या चलना चाहिए प्रिंसेस? तुम मुझसे कुछ और बुलवाना चाहती हो? उसके बाद से मुझे तुम कुछ बोलने वाली थी कि वो एकदम से चुप हो गई और वो मिरांज की स्माइल को नोटिस करने लगी। उसकी स्माइल को कुछ पल देखने के बाद रिदम धीरे से बोली, बेशर्म, अपने भाई के सामने भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मिरांज रिदम की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, प्रिंसेस मुझे भाई क्या, मुझे तो पूरे खानदान के सामने फर्क नहीं पड़ता। मैं सर्टिफाइड बेशर्म हूँ। उसके बाद सुन साहित्य और रिदम ने एक बार एक दूसरे को देखा और फिर वो दोनों मिरांज को देखने लगे। तभी मिरांज चुटकी बजाकर बोला, बस तुम्हारी आंखों की वार्तालाप भी मुझे बहुत गंदी तरीके से चुभ रही है, इसीलिए ये वार्तालाप बंद करो और प्रिंसेस मुझ पर ध्यान दो। तुम्हारा हस्बैंड ना तुम्हारे दोस्त से कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम बोलो तो तुम्हें दिखाऊं कैसे। बोलते हुए वो एकदम से उसके चेहरे पर झुकने लगा। तभी रिदम ने अपने दोनों हाथ मिरांज के सीने पर रखे और धीरे से बोली, क्या कर रहे हो? मिरांज मुस्कुरा कर बोला, किस। इतना बोलकर उसने रिदम के गाल पर किस किया और फिर साहित्य को देखा जो कि इधर उधर देख रहा था। मिरांज धीरे से बोला, संस्कारी ब्रदर। बोलकर उसने एक बार फिर से रिदम के होठों के किनारे किस किया और फिर पीछे हटकर बोला, अभी के लिए इतना डोज काफी है। रिदम ने एक बार अपने गाल पर हाथ रखा और फिर उसने साहित्य को देखा। वो एकदम से गुस्से में बोली, तुम मेरा मजाक बना रहे हो? तुम्हें रियलाइज हो रहा है? मिरांज रिदम की आंखों में देखते हुए बोला, ओ माय प्रिंसेस, अगर इसे मजाक कहते हैं ना तो दुआ करो कि तुम मेरी सीरियसनेस नहीं देखी। उसकी बात सुन साहित्य को एकदम से खांसी आ गई। वही रिदम मुंह खोले हैरानी से उसे देखने लगी। रिदम कुछ बोलती कि तभी मिरांज ने एकदम से रिदम को अपने पास खींचा और फिर उसे हक करके साहित्य की तरफ देखकर बोला, टेक ए पिक्चर ब्रदर। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, मैं। मिरांज सार्कास्टिकली बोला, मैं क्या पूरी दुनिया को ब्रदर बोलता हूँ? होगा यहाँ पर कोई दूसरा फिलहाल नहीं दिख रहा, तो तुमसे काम चलाना पड़ेगा। मिरांज की बात सुन साहित्य ने सिर हिला दिया और फिर अपना फोन निकालकर उसने मिरांज और रिदम की एक फोटो ली और फिर मिरांज से बोला, डन। मिरांज कुछ पल रुककर बोला, डन। अभी फोटो को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो बिग ब्रदर, ताकि तुम्हें याद रहे कि प्रिंसेस मेरी है तो थोड़ी दूरी जरूरी है। उसकी बात सुन साहित्य ने एक बार अपने फोन में मिरांज और रिदम की फोटो की तरफ देखा और फिर मिरांज को देखकर बोला, दोस्त है मेरी, इतना रिएक्ट नहीं करते मिरांज, तुम्हें। मिरांज बीच में बोला, पर मैं तो करूंगा, अगर प्रॉब्लम है तो हरकतें बंद कर दो लेकिन मेरा रिएक्शन तो बंद नहीं होगा। अब आवारा बोलना है तो आवारा को झेलो भी। इतना बोलकर मिरांज रिदम का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले गया। उन दोनों के जाते ही साहित्य धीरे से बोला, लोगों ने आवारा बोल बोलकर तुम्हें अलग ही आवारा बना दिया है। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसका फोन बजा। साहित्य ने देखा कि देव का कॉल था तो उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से देव बोला, डिजाइनर इंडिया में नहीं है, वो डिजाइनर इस वक्त बांग्लादेश में है। उसका अपना एक बुटीक है वहां पर। साहित्य धीरे से बोला, तो उठा लो उसे, साहित्य रघुवंशी खातिरदारी करेगा। उसके बोलकर साहित्य ने कॉल कट कर दिया। क्या होगा जब डिजाइनर पकड़ा जाएगा? क्या मिरांज ये सच्चाई साहित्य के सामने आने से रोकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए।